मैं कभी नहीं सोच सकता था कि मेरी ज़िंदगी मुझे दूसरा मौका देगी। पिछली ज़िंदगी में मैंने एक अमीर फैमिली की किडनैप्ड ग्रैंड डॉटर लिन मुलान की जान बचाई थी। मुझे लगा था कि मैंने सिर्फ एक इंसान की हेल्प की है, लेकिन वही मेरी सबसे बड़ी गलती बन गई। उसकी दादी ने मेरी हिम्मत से खुश होकर मुझे 2 ऑप्शंस दिए। पहला, उनकी प्यारी पोती लिन मुलान से शादी, और दूसरा 100 मिलियन युआन कैश। पिछली बार मैं बेवकूफ़ था। मैंने बिना सोचे समझे कहा था मैं लिन मुलान से शादी करना चाहता हूँ। उस वक्त मुझे लगता था कि प्यार सब कुछ जीत लेता है, लेकिन मुझे क्या पता था जिस दिन मैं उससे बचा कर लाया था उसी दिन उसका दिल बीजिंग के फेमस रिच हेयर जी बयांग के लिए धड़कने लगा था। शादी के बाद मेरी जिंदगी नरक बन गई। मैं दिन भर 5-5 जॉब्स करता था, सिर्फ इसलिए ताकि उससे प्रिंसेस की तरह रख सकूं। लेकिन उसके लिए मैं सिर्फ एक गरीब आदमी था। वो मुझे छूना भी पसंद नहीं करती थी। मैं उसका हाथ पकड़ता और वो तुरंत बाथरूम जाकर अपने हाथ धो लेती थी, जैसे मैंने कोई गांडगी छू दी हो। फिर एक दिन वो प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन बच्चा मेरा नहीं था। उसने अपने असली लवर जीबयांग के साथ रहने के लिए मुझे पहाड़ के किनारे से धक्का दे दिया। मैं खून से लटपट नीचे गिर रहा था और वो मेरे ऊपर खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, गुशी, तुम जैसे गरीब इंसान कभी मेरे लायक थे ही नहीं। मेरा पहला और आखिरी प्यार सिर्फ जीबयांग है। तुम बस एक बैकअप थे। उसकी वो बात आज भी मेरे कानों में गूंजती है। लेकिन जब मैंने दोबारा आंखें खोली, मैं मार नहीं चुका था। मैं वापस उसी दिन आ गया था जब उसकी दादी मुझे रिवॉर्ड देने वाली थी। इस बार ना मेरे दिल में प्यार था, ना कोई उम्मीद। मैंने सीधा उनकी आंखों में देखकर कहा, मुझे सिर्फ पैसे चाहिए, 100 मिलियन और अमेरिका की एक फ्लाइट टिकट। रूम में एकदम सन्नाटा छा गया। सबसे पहले लिन मुलान जोर से हंस पड़ी। गुशी, तुम मजाक कर रहे हो? उसकी आवाज में पहले जैसा ही घमंड था। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और हंसी उड़ाते हुए बोली, तुम जैसे आदमी जो 4-5 जॉब्स करके मुश्किल से गुजारा करता है, इतने पैसे का क्या करेगा? मैं बस चुपचाप उसकी तरफ देखता रहा। मेरे लिए वो अब सिर्फ एक अनजान औरत थी। तभी उसके पास खड़ा जीबयांग हल्का सा मुस्कुराया। उसकी स्माइल पहले की तरह ही फेक थी। उसने कहा, मिस्टर गू ने मुलान की जान बचाई है, रिवॉर्ड तो मिलना ही चाहिए, लेकिन ग्रीड भी किसी चीज़ का नाम होता है। उसकी बात सुनकर मेरे अंदर पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। पिछली ज़िंदगी में मैं इसी आदमी से हार गया था और इस बार मैं उसके किसी भी ट्रैप में नहीं फंसने वाला था। उसने मेरी तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, मुझे पहले ही शक था। तुमने मेरी जान इंसानियत के लिए नहीं बचाई थी। तुम्हारा असली टारगेट हमारे पैसे थे। तुम बस एक ग्रीडी आदमी हो। मैं उसकी बात सुनता रहा, लेकिन इस बार ना मैंने सफाई दी, ना ही कोई एक्सप्लेनेशन। तभी जीबयांग ड्रामा शुरू कर देता है। वो मुलान का हाथ पकड़कर उससे शांत करने का नाटक करता है। फिर मेरी तरफ देखकर बोलता है, मिस्टर गू, 100 मिलियन लिन फैमिली के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम जैसे ऑर्डिनरी आदमी के लिए इतना पैसा सिर्फ बर्बादी लेकर आएगा। मेरी बात मानो, 5 लाख ले लो, कोई छोटा बिजनेस शुरू कर लेना। उसकी हर बात बाहर से एडवाइस लग रही थी, लेकिन असल में वो सबके सामने मेरी औकात दिखा रहा था। मैं उसकी आंखों में देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। पिछली जिंदगी में मैं इस आदमी को शरीफ समझता था। आज पता था ये सबसे बड़ा धोखेबाज है। मैंने उससे इग्नोर किया और फिर ग्रैंडमा लिन की तरफ मुड़ गया। मिसेस लिन, क्या आपकी ग्रैंडडॉटर की जान की कीमत सिर्फ इतनी सी है? ग्रैंडमा कुछ सेकंड्स तक मुझे देखती रही। फिर उन्होंने अपनी माला साइड में रखी और ठंडी आवाज में बोली, गुशी, लिन फैमिली अपनी रेपुटेशन को सबसे ऊपर रखती है। अगर लोगों को पता चला कि जिस लड़के ने मेरी पोती की जान बचाई उसे हमने कुछ 1000 देकर भेज दिया, तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ठीक है, मैं तुम्हें 100 मिलियन दूंगी। ये सुनते ही लिन मुलान शॉक हो गई। दादी, आप सीरियस हैं? एक गरीब आदमी को इतना पैसा? लेकिन ग्रैंडमा ने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। फिर मेरी तरफ देखकर बोली, लेकिन एक कंडीशन है। ये पैसे लेने के बाद तुम कभी किसी को नहीं बताओगे कि तुमने मुलान की जान बचाई थी। आज के बाद ना तुम मुलान से मिलोगे, ना लिन फैमिली के किसी मेंबर के सामने आओगे। क्या ये मंजूर है? मैंने बिना एक सेकंड सोचे जवाब दिया, मंजूर है। सच कहूं, मैं भी चाहता हूं कि इस जिंदगी में हमारी कभी मुलाकात ना हो। मेरी बात सुनकर लिन मुलान एकदम चुप हो गई। उससे शायद लगा था मैं उसके पैर पकड़कर शादी की भीख मांगूंगा, लेकिन इस बार मैं उससे देखना भी नहीं चाहता था। उसने गुस्से में दांत भींचते हुए कहा, ड्रामा मत करो गुशी, चाहे तुम कितने भी पैसे ले लो, मेरे लिए तुम हमेशा एक गरीब और नीच इंसान ही रहोगे। मैं बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसकी बातें अब मुझे चोट नहीं पहुंचा सकती थी, क्योंकि जिस दिन उसने मुझे पहाड़ से धक्का दिया था उस दिन मेरा प्यार भी मर चुका था। अगले दिन मैं टाइम से लिन ग्रुप के हेड ऑफिस पहुंच गया। रिसेप्शन से लेकर कॉन्फ्रेंस रूम तक हर एम्प्लॉय मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं कोई भीख मांगने आया हूं। लेकिन मुझे किसी की परवाह नहीं थी। आज सिर्फ एक काम था, पैसे लेना और हमेशा के लिए इस फैमिली को छोड़ देना। कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर ग्रैंडमा लिन पहले से बैठी हुई थी। टेबल पर एक मोटा सा कॉन्ट्रैक्ट रखा हुआ था। उन्होंने सीधा मेरी तरफ देखकर कहा, यह अग्रीमेंट ध्यान से पढ़ लो। मैंने जो कंडीशंस कल बताई थी सब इसमें लिखी हुई हैं। मैंने फाइल खोली। हर पेज पर सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस ही रिस्ट्रिक्शंस थी। आज के बाद मैं कभी भी किसी को नहीं बता सकता था कि मैंने लिन मुलान की जान बचाई थी। मैं कभी लिन फैमिली से कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता था और ना ही उनके किसी बिजनेस या पर्सनल मैटर में इंटरफियर कर सकता था। यह अग्रीमेंट देखकर मुझे हंसी आ गई। पिछली जिंदगी में मैं इन लोगों के लिए अपनी जान देने को तैयार था और आज ये लोग खुद मुझे अपनी जिंदगी से बाहर निकालना चाहते थे। सच कहूं,
ये डील मेरे लिए परफेक्ट थी। मैंने बिना एक भी पेज दोबारा पढ़े सीधा अपना सिग्नेचर कर दिया। जैसे ही पेन टेबल पर रखा, मेरे फ़ोन पर नोटिफिकेशन आई, 10 करोड़ युआन क्रेडिटेड सक्सेसफुली। मैं कुछ पल तक स्क्रीन को देखता रहा। इतना पैसा मैंने कभी सपने में भी नहीं देखा था। लेकिन सबसे बड़ी बात पैसा नहीं थी, असली बात यह थी, आज से मैं आज़ाद था। ना लिन मुलान, ना जी बयांग, और ना ही लिन फैमिली। मैं बिना पीछे देखे कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल गया। बिल्डिंग से निकलते ही मैंने एक टैक्सी रोकी। ड्राइवर ने पूछा, सर कहाँ चलना है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बस चलो जहाँ मेरी नई जिंदगी शुरू हो। टैक्सी सीधा मेरे पुराने बेसमेंट रूम के सामने रुक गई। मैं धीरे से अंदर गया। ये वही छोटा सा कमरा था जहाँ मैंने पिछली जिंदगी के सबसे मुश्किल दिन गुजारे थे। एक कोने में पुराने न्यूज़पेपर पड़े थे। उन्हें बेचकर जो पैसे मिलते थे, मैं उनसे लिन मुलान के लिए फ्रूट्स और मेडिसिन खरीदता था। टेबल पर एक सस्ता सा ग्लास रखा था। ये ग्लास भी मैंने अपने पिता की पुरानी घड़ी गिरवी रखकर खरीदा था। उस वक्त लिन मुलान ने आंसुओं के साथ कहा था, ये हमारी स्ट्रगल की याद है। मुझे लगा था वो भी मेरी तरह उन यादों की कदर करती है, लेकिन बाद में पता चला उसने वही ग्लास जी बयांग को दिखाकर कहा था, देखो मैंने कितनी बुरी जिंदगी झेली थी और दोनों ने मिलकर उस ग्लास का मजाक उड़ाया था। ये याद आते ही मैंने वो ग्लास उठाया, सीधा डस्टबिन के पास गया और जोर से नीचे फेंक दिया। क्रैश! ग्लास के हजारों टुकड़े फ्लोर पर बिखर गए। मैं उन टुकड़ों को देखकर धीरे से बोला, जिसकी जगह कचरे में हो उसे वही रहना चाहिए। उसी वक्त मेरे कमरे का पुराना लोहे का दरवाजा जोर से खुला। मैं पलटकार देखता हूँ और सामने खड़ी थी लिन मुलान। उसके पीछे हमेशा की तरह मुस्कुराता हुआ जी बयांग। दोनों के चेहरे देखते ही मुझे समझ आ गया, ये लोग इतनी आसानी से मेरा पीछा छोड़ने वाले नहीं थे। दरवाजा खुलते ही लिन मुलान ने अपनी नाक पर रुमाल रख लिया। उसने पूरे कमरे को घीन भारी नजरों से देखा और बोली, छी, तुम सच में ऐसी जगह रहते हो? यहाँ की बदबू तो गटर से भी ज्यादा है। उसके पीछे खड़ा जी बयांग भी फेक स्माइल के साथ अंदर आया। उसने अपना महंगा सूट संभालते हुए कहा, मुलान, मैंने माना किया था ना, तुम्हें ऐसी गंदी जगह पर नहीं आना चाहिए। कहीं इन्फेक्शन हो गया तो? दोनों की एक्टिंग देखकर मुझे सिर्फ हंसी आ रही थी। मैं बिना उनकी तरफ देखे अपने पुराने कपड़े बैग में रखने लगा। फिर मैंने शांत आवाज में पूछा, मिस लिन, अब यहाँ क्यों आई हो? हमारे बीच का डील तो कल ही खत्म हो गया था। लिन मुलान ने मेरी बात इग्नोर कर दी। उसकी नज़र सीधा डस्टबिन पर पड़ी। वहां वो टूटा हुआ ग्लास पड़ा था। उसका चेहरा एकदम बदल गया। गुशी, तुमने वो कब तोड़ दिया? उसकी आवाज़ में गुस्सा भी था और अजीब सी बेचैनी भी। मैं बिना एक्सप्रेशन बदले बोला, हाँ, एक पुराना टूटने लायक ग्लास ही तो था। कमरे में फालतू जगह ले रहा था, इसलिए फेंक दिया, एक पाल के लिए। लिन मुलान बिल्कुल चुप हो गई। शायद वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन जी बयांग उसके पास ही खड़ा था, इसलिए उसने अपनी फीलिंग्स छुपा ली। जी बयांग धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने अपने जूते से ग्लास के बचे हुए टुकड़ों को और जोर से कुचल दिया। फिर मेरी तरफ देखकर हंसने लगा। मिस्टर वू, तुम कितने इमोशनल हो। कचरे में भी इमोशंस ढूंढ लेते हो। वैसे टेंशन मत लो। उसने अपनी वॉलेट निकाली और एक नोट निकालकर मेरे पैरों के पास फेंक दिया। लो, इस पैसे से ऐसे 10 और ग्लास खरीद लेना। ये मेरी तरफ से कॉम्पेंसेशन समझ लो। नोट हवा में उड़ता हुआ मेरे बैग के पास गिर गया। मैं धीरे से खड़ा हुआ, सीधा जी बयांग की आंखों में देखा और ठंडी आवाज में बोला, अपने पैसे वापस रख लो। मुझे गंदे पैसे छूने की आदत नहीं है। मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? क्या सिर्फ 100 मिलियन मिल गए तो खुद को मेरे बराबर समझने लगे? मेरी नज़र में तुम आज भी एक कीड़े से ज़्यादा कुछ नहीं हो। उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि लिन मुलान तुरंत उसके सपोर्ट में आ गई। गुशी, बयांग तुम्हारी हेल्प कर रहा है और तुम उसी की बेइज्जती कर रहे हो। अभी इसी वक्त पैसे उठाओ और बयांग से माफ़ी मांगो। उसकी आवाज़ सुनकर मुझे पिछली ज़िंदगी याद आ गई। हर बार, चाहे गलती किसी की भी हो, वो हमेशा जी बयांग का ही साइड लेती थी। लेकिन इस बार मैं वो पुराना गुशी नहीं था। मैंने धीरे से अपना पैर उस नोट के ऊपर रखा और जोर से उसे मिट्टी में दबा दिया। फिर लिन मुलान की तरफ देखकर बोला, माफ़ी? किस बात की? तुम दोनों को लगता है पूरी दुनिया तुम्हारे अराउंड घूमती है। पहले मैं अंधा था, इसलिए तुम्हारी हर बात सह लेता था। लेकिन आज मेरी नज़र में तुम दोनों की औकात इस डस्टबिन में पड़े इस टूटे हुए ग्लास से भी कम है। ये सुनते ही लिन मुलान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने बिना सोचे अपना हाथ उठाया और मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश की, लेकिन इस बार मैंने उसका हाथ हवा में ही पकड़ लिया। उसने दर्द से चीख मार दी। मैं उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से बोला, मिस लिन, मुझे दोबारा हाथ लगाने की गलती मत करना। अब तुम मेरी कोई नहीं लगती। मैंने उसका हाथ जोर से छोड़ दिया। फिर दरवाजे की तरफ इशारा करके कहा, अब अपने इस पालतू कुत्ते को लेकर यहाँ से निकल जाओ, वरना पुलिस को ट्रेसपासिंग की कंप्लेंट करने में 1 सेकंड भी नहीं लगाऊंगा। रूम के अंदर अचानक खामोशी छा गई। जी बयांग की आंखों में पहली बार गुस्सा नहीं बल्कि बेइज्जती साफ दिख रही थी। जी बयांग ने गुस्से से मेरी तरफ उंगली दिखाई। उसकी फेक स्माइल अब पूरी तरह गायब हो चुकी थी। वो दांत पीसकर बोला, गुशी, तुमने गलत इंसान से पंगा लिया है। जिंगजोह में मुझे ऑफेंड करने वाले का अंजाम बहुत बुरा होता है। मेरे पास तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने के 100 तरीके हैं। मैं उसकी आंखों में सीधा देखते हुए हल्का सा मुस्कुरा दिया। मैं हमेशा रेडी हूँ, बस देखना यह है कि तुम्हारे पास वाकई इतनी हिम्मत है या सिर्फ धमकी देना ही आता है। इतना कहकर मैंने अपना बैग उठाया और उन दोनों के बीच से निकालकर बाहर आ गया। पीछे से लिन मुलान की गुस्से भरी आवाज आई, गुशी, तुम इतने हार्टलेस कब से बन गए? तुम बिल्कुल बदल गए हो।
मैं एक सेकंड के लिए भी नहीं रुका। दिल में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, नहीं मुलान, मैं नहीं बदला, मैं बस फाइनली तुम्हें पहचान गया हूँ। मैं सीधा एयरपोर्ट के पास एक छोटे से होटल में शिफ्ट हो गया। अमेरिका की मेरी फ़्लाइट अब सिर्फ 6 दिन बाद थी। बस ये 6 दिन चैन से निकल जाए, उसके बाद मैं हमेशा के लिए इस शहर को छोड़ दूंगा। लेकिन लिन फैमिली मुझे इतनी आसानी से जाने देने वाली नहीं थी। तीसरे दिन की शाम मेरे होटल के रूम पर ज़ोर ज़ोर से नॉक हुआ। दरवाज़ा खोला तो बाहर 2 बॉडीगार्ड्स खड़े थे। दोनों ब्लैक सूट में थे। उनके हाथ में एक सस्ता सा सूट था। एक बॉडीगार्ड ने ठंडी आवाज़ में कहा, मिस्टर गू, मैडम लिन का ऑर्डर है। आज रात लिन फैमिली का थैंक्सगिविंग बैंक्वेट है, आपको वहाँ चलना होगा। मैंने तुरंत मना कर दिया। डील ख़त्म हो चुकी है, मैंने पैसे ले लिए। अब मेरा लिन फैमिली से कोई रिश्ता नहीं, मैं कहीं नहीं आऊँगा। बॉडीगार्ड के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन उस स्माइल में धमकी साफ दिख रही थी। वो धीरे से बोला, मैडम ने कहा है अगर आप नहीं आए तो जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी में आप पहले काम करते थे उस कंपनी को बर्बाद कर दिया जाएगा। मालिक और वर्कर सबकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। ये सुनते ही मेरा चेहरा ठंडा पड़ गया। मैं समझ गया, मिसेस लिन फिर से वही पुरानी चाल चल रही थी। पिछली ज़िंदगी में जब मेरे पास खाने के पैसे भी नहीं होते थे, उस कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक ने ही मेरी मदद की थी। उन्होंने मुझे उधार दिया था, मुझे भूखा नहीं सोने दिया था। मैं उनकी वजह से किसी मुसीबत में नहीं डाल सकता था। मैंने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, ठीक है, मैं बैंकेट में आऊँगा। बॉडीगार्ड ने वो सूट मेरे हाथ में दे दिया। जैसे ही मैंने उससे पहना, मुझे समझ आ गया कि ये जानबूझकर छोटा साइज़ भेजा गया है। सूट इतना टाइट था कि मैं मुश्किल से चल पा रहा था। मिरर में खुद को देखा तो मैं किसी बिजनेसमैन से ज़्यादा एक जोकर लग रहा था। उसी वक्त मुझे सब समझ आ गया। ये इन्विटेशन नहीं था, ये एक पब्लिक इंसल्ट का प्लान था। लिन फैमिली चाहती थी कि सबके सामने मेरी बेइज्जती हो ताकि जी बयांग और भी महान दिखे। लेकिन इस बार गेम उनका नहीं, मेरा होने वाला था। जैसे ही मैंने हॉल में एंट्री की, सबकी नज़रें मेरी तरफ मुड़ गई। लोग धीरे धीरे बातें करने लगे। देखो, ये वही लड़का है जिसने लिन फैमिली की बेटी को बचाया था। क्या इसी को हीरो समझ रहे थे? इसकी औकात देखो, सूट भी ठीक से फिट नहीं हो रहा। कुछ लोग सच में सपना देखते हैं कि वो अमीर घर की लड़की से शादी कर लेंगे। हर तरफ हंसी और ताने सुनाई दे रहे थे, लेकिन इस बार मुझे किसी की बात से फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं चुपचाप हॉल के एक कोने में जाकर बैठ गया। टेबल से एक ग्लास पानी उठाया और आराम से पीने लगा। कुछ देर बाद हॉल के एंट्रेंस पर अचानक सबकी नज़र टिक गई। लिन मुलान ब्लू इवनिंग गाउन पहने प्रिंसेस की तरह अंदर आई। उसके साथ ब्लैक टक्सीडो पहने जी बयांग चल रहा था। दोनों हाथ पकड़कर चल रहे थे। आज भी सबके सामने परफेक्ट कपल बनने का ड्रामा चल रहा था। गेस्ट जोर जोर से तालियां बजाने लगे। ग्रैंडमा लिन स्टेज पर आई। उन्होंने माइक्रोफोन उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, आज का ये थैंक्सगिविंग बैंकेट मेरी प्यारी ग्रैंडडॉटर लिन मुलान के लिए है। मैं सभी मेहमानों का दिल से स्वागत करती हूँ। फिर उन्होंने जी बयांग की तरफ देखकर कहा, मेरी पोटी की सेफ वापसी का सबसे बड़ा क्रेडिट जी बयांग को जाता है। उसने बहुत हिम्मत और वफादारी दिखाई। लिन फैमिली उसकी हमेशा एहसानमंद रहेगी। ये सुनकर मेरी मुट्ठी अपने आप बांध गई। सच तो ये था, अपनी जान रिस्क में डालकर लिन मुलान को मैंने बचाया था, लेकिन सबके सामने हीरो कोई और बन रहा था और मैं जैसे कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। मैं बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। सच को जितनी मर्जी छुपा लो, एक दिन वो खुद सामने आ ही जाता है। तभी जी बयांग 2 वाइन ग्लासेस लेकर मेरी तरफ चलने लगा। उसके चेहरे पर वही पुरानी फेक स्माइल थी। वो मेरे सामने रुककर बोला, मिस्टर गू, अकेले बैठना बोरिंग होता होगा, आइए मेरे साथ एक ड्रिंक हो जाए। उसने वाइन का ग्लास मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मैं अल्कोहल नहीं पीता। एक सेकंड के लिए उसकी आंखों में गुस्सा चमका, लेकिन अगले ही पल उसने फिर से एक्टिंग शुरू कर दी। मिस्टर गू, क्या आप अभी भी उस दिन वाली बात से नाराज़ हैं, या फिर इसलिए ड्रिंक रिफ्यूज़ कर रहे हैं क्योंकि मुलान ने मुझे चूज़ किया? उसने इतनी ज़ोर से बोला कि आसपास खड़े सब लोग हमारी तरफ देखने लगे। मैं उसकी आंखों में देखकर ठंडी आवाज़ में बोला, तुम्हें लगता है मैं तुमसे जेलस हूँ? तुम उस लायक भी नहीं हो। मेरी बात सुनकर जी बयांग धीरे से एक कदम आगे बढ़ा और अचानक उसका बैलेंस बिगड़ गया। उसके हाथ का रेड वाइन सीधा उसकी वाइट शर्ट पर गिर गया। अगला ही पल वो जोर से चिल्लाते हुए ज़मीन पर गिर पड़ा। पूरे हॉल में अफरा तफरी मच गई। मैं वहीं खड़ा था। मेरे दोनों हाथ अब भी मेरी पॉकेट्स में थे। मैंने उससे छुआ तक नहीं था, लेकिन उसका असली ड्रामा अब शुरू होने वाला था। जी बयांग जोर से ज़मीन पर गिरा। उसकी महंगी वाइट शर्ट पूरी रेड वाइन से भीग चुकी थी। पूरा बैंकेट हॉल एकदम खामोश हो गया। अगले ही पल लिन मुलान दौड़ते हुए उसके पास पहुंची। उसने घबराहट में जी बयांग को उठाया और बार बार पूछने लगी, बयांग तुम ठीक हो ना? जी बयांग ने दर्द का नाटक करते हुए अपना सीना पकड़ लिया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, जैसे उसके साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया हो। फिर उसने धीरे से मेरी तरफ देखा और बोला, मुलान मैं ठीक हूँ। मिस्टर गू शायद गुस्से में थे, उन्होंने मुझे जानबूझकर धक्का दिया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उन्हें माफ़ करता हूँ। उसकी ये बात सुनते ही लिन मुलान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। वो सीधा मेरी तरफ दौड़ी। उसने बिना कुछ सोचे मुझे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन मैं पहले से तैयार था। मैंने हल्का सा सर साइड में किया और उसका थप्पड़ हवा में ही रह गया। लिन मुलान गुस्से से कांप रही थी। उसने मेरी तरफ उंगली दिखाते हुए चीख कर कहा, गूशी तुम इतने घटिया इंसान हो। बयांग तुम्हारी इज्जत कर रहा था, तुमने उसे सबके सामने ढक्का दे दिया। अभी इसी वक्त घुटनों के बल बैठो
और बयांग से माफ़ी मांगो। उसकी चीख पूरे हॉल में गूंज रही थी। आसपास खड़े सब गेस्ट्स भी मेरी तरफ गुस्से से देखने लगे। क्या बदतमीज लड़का है, लिन फैमिली ने इससे इन्वाइट ही क्यों किया? जल्दी माफ़ी मांगो वरना बाहर निकल दो इसे। हर तरफ से सिर्फ मेरी इंसल्ट हो रही थी, लेकिन मैं बिल्कुल शांत खड़ा रहा। मैंने सीधा लिन मुलान की आंखों में देखकर कहा, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, बस इतना सुनना था। कि लिन मुलान और भी पागल हो गई। उसने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें लगता है 100 मिलियन मिल गए तो तुम कुछ भी कर सकते हो? मैं चाहूं तो 1 मिनट में तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती हूँ। उसके पास खड़ा जी बयांग फिर से अपनी एक्टिंग शुरू कर देता है। उसने कमजोर बनने का नाटक करते हुए कहा, मुलान रहने दो, मिस्टर गू गरीब हैं, शायद इसी वजह से उन्हें इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है। उनसे गलती हो गई, मैं कपड़े बदल लेता हूँ। उसकी हर बात ऐसी थी जैसे वो बहुत बड़ा सेंट हो, लेकिन असल में वो सबके सामने मुझे विलन बना रहा था। और अफसोस, पूरा हॉल उसकी एक्टिंग पर यकीन कर चुका था। तभी हॉल के एंट्रेंस से एक ठंडी और सख्त आवाज सुनाई दी, बस। सबने पलटकार देखा। ग्रैंड मालिन बॉडीगार्ड्स के साथ अंदर आ चुकी थी। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ आई और ठंडी आवाज में बोली, गूशी, लिन फैमिली ने तुम्हारी बहुत इज्जत की, लेकिन तुमने हमारी ही पार्टी में तमाशा कर दिया। अगर तुमने अभी इसी वक्त बयांग से माफी नहीं मांगी तो मैं तुम्हारे 100 मिलियन अकाउंट से फ्रीज करवा दूंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं इंश्योर करूंगी कि पूरे देश में तुम्हें कहीं भी काम ना मिले। जैसे ही उन्होंने ये कहा, एक साथ डजन से ज्यादा बॉडीगार्ड्स ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। पूरा हॉल चुप था। सबको लग रहा था इस बार एक गरीब आदमी अमीरों के सामने जरूर घुटने टेक देगा, लेकिन मैं सिर्फ मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि असली गेम अब शुरू होने वाला था। लेकिन मैं अचानक जोर से हंसने लगा। मेरी हंसी सुनकर सबके चेहरे बदल गए। लिन मुलान ने भावें चढ़ाते हुए पूछा, तुम हंस क्यों रहे हो? पागल हो गए हो क्या? मैंने हंसी रोककर उसकी तरफ देखा और शांत आवाज में बोला, मैं तुम सब पर हंस रहा हूं। इतने बड़े और अमीर लोग एक घटिया एक्टर के नाटक में फांस गए। ये सुनते ही जी बयांग का चेहरा एक पल के लिए सफेद पड़ गया। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, बकवास बंद करो। लेकिन मैं उसकी बात सुनने वाला नहीं था। मैंने अपनी पॉकेट से मोबाइल निकाला। सब लोग हैरानी से मुझे देखने लगे। लिन मुलान ने तंज मारते हुए कहा, फोन निकाल कर क्या करोगे? पुलिस को बुलाओगे? मैं हल्का सा मुस्कुराया, नहीं, बस तुम सबको सच दिखाने वाला हूं। पिछली जिंदगी में मैं सिर्फ मजदूरी ही नहीं करता था। अपनी फ्री टाइम में मैं कंप्यूटर और हैकिंग भी सीखता था। ये स्किल उस वक्त सिर्फ शौक थी, लेकिन आज ये मेरी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। बैंकेट शुरू होने से पहले ही मैंने होटल के सिक्योरिटी कैमरा सिस्टम को एक्सेस कर लिया था, सिर्फ एक प्रिकॉशन के लिए, क्योंकि मुझे पहले से शक था कि जी बयांग कोई ना कोई ड्रामा जरूर करेगा। मैंने फोन पर एक बटन दबाया। अगले ही सेकंड हॉल के बीच लगा हुआ बड़ा एलईडी स्क्रीन ब्लिंक करने लगा। सबकी नज़र स्क्रीन की तरफ चली गई। वीडियो चलना शुरू हुआ। उसमें वही सीन रिकॉर्ड था जो कुछ देर पहले हुआ था। वीडियो में साफ दिख रहा था, जी बयांग खुद मेरे पास आया। मैं तो अपनी जगह से हिला भी नहीं था। मेरे दोनों हाथ मेरी पॉकेट में थे। फिर उसने जानबूझकर अपने ही पैर से ठोकर मारी और खुद ही अपने ऊपर रेड वाइन गिरा दी। उसके बाद ड्रामा कंप्लीट करने के लिए वो खुद ज़मीन पर गिर गया। हर एंगल से सब कुछ क्लियर दिख रहा था। उसके गिरने से पहले उसके चेहरे पर एक छोटी सी शैतानी स्माइल भी कैमरा में कैप्चर हो गई थी। पूरा हॉल सन रह गया। किसी के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। जो लोग कुछ देर पहले मुझे गालियां दे रहे थे, अब वही लोग शॉक में स्क्रीन देख रहे थे। किसी ने धीरे से कहा, तो ये सब एक्टिंग थी? दूसरा आदमी बोला, जी बयांग ने खुद ड्रामा किया था ताकि गूशी को सबके सामने जलील कर सके। तीसरा गेस्ट सर हिलाते हुए बोला, एक इतने बड़े फैमिली का हेयर इतनी घटिया हरकत करेगा, ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था। सबके एक्सप्रेशंस बदल चुके थे। अब जो नज़रें कुछ देर पहले मुझे नीचा दिखा रही थी, वही नज़रें अब जी बयांग को घीन से देख रही थी। और जी बयांग के चेहरे का रंग धीरे धीरे उड़ने लगा। उसे समझ आ गया था कि उसका पूरा प्लान सबके सामने बर्बाद हो चुका है। पूरा बैंकेट हॉल बिल्कुल खामोश था। एलईडी स्क्रीन पर वही वीडियो बार बार चल रही थी। हर बार जी बयांग का खुद गिरना और फेक एक्टिंग करना सबके सामने एक्सपोज हो रहा था। मैं अपना फ़ोन पॉकेट में रखते हुए उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया। क्या हुआ यंग मास्टर जी, अब एक्टिंग खत्म हो गई? जी बयांग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने स्क्रीन की तरफ उंगली दिखाते हुए जोर से चिल्लाया, ये वीडियो फेक है, इसने एडिट किया है, ये सब गूशी की साजिश है। लेकिन अब उसकी बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा था। गेस्ट्स आपस में बातें करने लगे। हमें तो लगा था गूशी गलत है, लेकिन असली धोखेबाज तो जी बयांग निकला। किसी गरीब आदमी को फंसाने के लिए इतना घटिया ड्रामा। शर्म आनी चाहिए। क्या इसी इंसान को लिन फैमिली हीरो बना रही थी? हर तरफ सिर्फ उसकी बुराई हो रही थी। जी बयांग पहली बार इतना बेइज्जत हुआ था। उसके पास खड़ी लिन मुलान का चेहरा भी सफ़ेद पड़ चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। लेकिन उसने फिर भी अपनी गलती मानने के बजाय मेरी तरफ गुस्से से देखा। गूशी, तुमने पहले से रिकॉर्डिंग करके रखी थी। तुम्हारा सिर्फ एक ही मकसद था, बयांग को बदनाम करना। मैं जोर से हंस पड़ा। लिन मुलान, तुम सच में इतनी बेवकूफ़ हो? मैंने किसी को फोर्स नहीं किया था। ना मैंने उससे वाइन गिराने को कहा, ना मैंने उससे एक्टिंग करने को कहा। उसने जो किया कैमरा ने बस वही रिकॉर्ड किया। मैं पास रखा हुआ माइक्रोफोन उठाकर स्टेज के बीच चला गया। मेरी आवाज़ पूरे हॉल में गूंज उठी। सब लोग ध्यान से सुनो। जी बयांग खुद मेरे पास आया, खुद ही गिरा और खुद ही विक्टिम बन गया। मैं तो उससे छुआ तक नहीं। अब बताओ, गलती मेरी है या उसकी?
पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया, किसी के पास जवाब नहीं था। मैं धीरे से सब गेस्ट्स की तरफ देखते हुए बोला, क्या इसी को हाई सोसाइटी कहते हो, जहां बिना सच जाने सिर्फ पैसे और स्टेटस देखकर फैसला सुना दिया जाता है, जहां एक गरीब आदमी हमेशा गलत होता है और एक अमीर आदमी हमेशा सही। मेरी बात सुनकर कई लोगों ने शर्म से अपनी नजरें झुका ली, लेकिन ग्रैंडमा लिन का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने अपनी स्टिक जमीन पर मारी और चीखते हुए बोली, बस बॉडीगार्ड्स, इस बदतमीज को अभी इसी वक्त बाहर फेंको। एक बार फिर डजन से ज्यादा बॉडीगार्ड्स मेरी तरफ बढ़ने लगे। मैं बिल्कुल नहीं डरा, मैं शांत खड़ा रहा और ग्रैंडमा लिन की आंखों में देखकर बोला, धक्का देने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही जा रहा हूं। मैंने तुम्हारे 100 मिलियन ले लिए और उसके साथ ही लिन फैमिली से मेरा हर रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। मैं तुम्हारी इस झूठी और घमंडी दुनिया में एक सेकंड भी और नहीं रुकना चाहता। यह कहकर मैंने माइक्रोफोन टेबल पर रख दिया। पूरा हॉल मेरी तरफ देख रहा था। मैं सीधा दरवाजे की तरफ चल दिया। इस बार कोई बॉडीगार्ड मेरे रास्ते में खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर पाया। सब अपने आप साइड हो गए। पीछे से अचानक लिन मुलान की आवाज़ आई। उसकी आवाज़ पहली बार थोड़ी कांप रही थी। गूशी, आज अगर तुम चले गए तो दोबारा कभी मेरे पास लौट कर मत आना। मैं एक पल के लिए भी नहीं रुका, न मैंने मुड़कर देखा, बस हॉल का बड़ा दरवाज़ा खोला और उस झूठी दुनिया को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। उस रात जब मैं बैंकेट हॉल से बाहर निकला, ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई और कई सालों बाद मुझे असली आज़ादी का एहसास हुआ। मैं बिना पीछे देखे सीधा होटल चला गया। अब मेरी अमेरिका की फ़्लाइट में सिर्फ कुछ ही दिन बचे थे। मैं बस अपनी नई ज़िंदगी शुरू करना चाहता था। लेकिन दूसरी तरफ लिन मुलान की ज़िंदगी धीरे धीरे बिखरने लगी। 1 महीना गुजार गया और उस 1 महीने में उससे पहली बार मेरी कमी महसूस होने लगी। सुबह उठते ही उसके लिए गर्म पॉरेज लेकर आने वाला कोई नहीं था। उसके एक्सपेंसिव ड्रेसेस के साथ मैचिंग ज्वेलरी निकालने वाला कोई नहीं था। जब उसके पेट में दर्द होता तो वो आदत से मजबूर होकर जी बयांग को कॉल करती, लेकिन उसका जवाब हमेशा एक ही होता, थोड़ा गर्म पानी पी लो, मैं अभी मीटिंग में हूँ। बस इतना कहकर वो फ़ोन काट देता। लिन मुलान को याद आया, पहले जब भी उसकी तबीयत ख़राब होती थी, मैं तेज़ बारिश में भी पूरा शहर घूमकर उसके लिए उसकी फेवरेट पॉरेज लेकर आता था। उस वक्त उसने कभी मेरी वैल्यू नहीं समझी। अब हर छोटी चीज़ उससे मेरी याद दिला रही थी, लेकिन उसका ईगो अभी भी उससे सच एक्सेप्ट नहीं करने दे रहा था। वो खुद से कहती, मैं गूशी को मिस नहीं कर रही, बस उसकी सर्विस की आदत हो गई थी। लेकिन दिल सच जानता था। एक दिन उसका असिस्टेंट घबराते हुए ऑफिस में आया। मिस लिन, हमें गूशी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई है। ये सुनते ही लिन मुलान तुरंत खड़ी हो गई। जल्दी बताओ। असिस्टेंट ने एक फाइल उसके सामने रखी। गूशी फॉरेन नहीं गया, उसने अपने पैसे से एक टेक्नोलॉजी कंपनी शुरू की है और कंपनी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। लिन मुलान ने फाइल खोली। उसमें मेरी फोटो लगी थी। मैं एक ब्लैक सूट पहने कॉन्फ्रेंस रूम में खड़ा था। चेहरे पर कॉन्फिडेंस था, आंखों में वो मजबूरी नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। फोटो देखते ही लिन मुलान कुछ सेकंड्स तक चुप रह गई। उसने धीरे से कहा, ये गूशी है, ये इतना बदल कैसे गया? उसके दिल में अजीब सी जलन होने लगी। उसने दांत भींचते हुए कहा, हमारे पैसे लेकर ये इतनी लग्जरी लाइफ कैसे जी रहा है? उसका ईगो फिर जाग गया। उसने तुरंत ऑर्डर दिया, मेरी फ्लाइट बुक करो, मैं खुद उससे मिलने जाऊंगी। अगली दोपहर मैं अपनी कंपनी के ऑफिस में बैठा एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट देख रहा था। कंपनी लॉन्च हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, लेकिन बिजनेस एक्सपेक्टेड से भी ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रहा था। तभी ऑफिस का दूर जोर से खुला। बिना परमिशन के लिन मुलान सीधा अंदर आ गई। रिसेप्शनिस्ट उसे रोक भी नहीं पाई। वो गुस्से में मेरे डेस्क तक आई और दोनों हाथ टेबल पर पटक दिए। गूशी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे छुपकार कंपनी खोलने की? मैं धीरे से फाइल बंद करके उसकी तरफ देखा। मेरे चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था, सिर्फ एक ठंडी मुस्कुराहट। और मैंने शांत आवाज में कहा, मिस लिन, किसी के ऑफिस में बिना परमिशन घुसना ये भी एक क्राइम होता है। लिन मुलान मेरी बात सुनकर और भी गुस्से में आ गई, लेकिन उससे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस बार पावर उसके पास नहीं, मेरे पास थी। लिन मुलान मेरी टेबल के सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर वही पुराना घमंड था, जैसे अब भी पूरी दुनिया उसके इशारे पर चलती हो। उसने मेरी तरफ देखकर ठंडी आवाज में कहा, गूशी, अब ड्रामा खत्म करो, मेरे साथ वापस चलो। मैं तुम्हारी पिछली बदतमीजी को माफ करने के लिए तैयार हूं। उसकी बात सुनकर मैं कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर हल्का सा हंस पड़ा। तुम मुझे माफ करोगी मिस लिन? लगता है तुम्हें किसी डॉक्टर की जरूरत है। मेरी बात सुनते ही उसका चेहरा लाल हो गया। वो गुस्से से बोली, स्टॉप एक्टिंग, मुझे सब पता है। तुमने ये कंपनी सिर्फ मेरा अटेंशन पाने के लिए खोली है। तुम सूट पहनकर बिजनेसमैन बनने की एक्टिंग कर सकते हो, लेकिन तुम कभी अपनी असली औकात नहीं बदल सकते। तुम हमेशा वही गरीब गूशी रहोगे जो हमारे फैमिली के टुकड़ों पर जीता था। मैं चुपचाप उसकी बात सुनता रहा, फिर धीरे से अपनी चेयर से खड़ा हुआ। मैं उसके बिल्कुल सामने जाकर रुक गया। अब मेरी हाइट और कॉन्फिडेंस के सामने वो खुद एक कदम पीछे हट गई। मैं उसकी आंखों में देखकर धीरे से बोला, लिन मुलान, एक सवाल पूछूं? वो बिना कुछ बोले मुझे घूरती रही। मैं मुस्कुराया। क्या जी बयांग आज भी तुम्हारा फर्स्ट चॉइस है? मैंने थोड़ा रुककर फिर कहा, और मैं सिर्फ तुम्हारा बैकअप था। ये शब्द सुनते ही लिन मुलान का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। वो आंखें फाड़कर मुझे देखने लगी। ये वही लफ्ज थे जो उसने मेरी पिछली जिंदगी में मुझे पहाड़ से धक्का देने से पहले कहे थे, लेकिन ये बात सिर्फ वो जानती थी। उसने कभी किसी को नहीं बताया था। उसके होंठों से धीरे से निकला, टी, तुम्हें ये सब कैसे पता? मैं बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। मैंने उसके किसी सवाल का जवाब नहीं दिया।
मैं धीरे धीरे उसके और करीब गया और ठंडी आवाज़ में बोला, तुम खुद को प्रिंसेस समझती हो, लेकिन मेरी नज़र में तुम सिर्फ एक सेल्फिश, अनग्रेटफुल और स्टोन हार्टेड इंसान हो। मैंने तुम्हारे लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी और बदले में तुमने हमेशा मेरी इंसल्ट की। तुम्हें सिर्फ जी बयां का स्टेटस दिखा, लेकिन उसका असली कैरेक्टर कभी नहीं दिखा। मैं उसकी आंखों में देखते हुए आखिरी बार बोला, और आज मेरी नज़र में तुम्हारी वैल्यू सड़क पर घूमते किसी आवारा कुत्ते से भी कम है। ये सुनते ही लिन मुलान की आंखों से आंसू निकल आए। वो बार बार सर हिलाने लगी। नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझे समझ नहीं पाए। मैं उसकी एक भी बात सुनना नहीं चाहता था। मैंने सीधा इंटरकॉम उठाया और रिसेप्शन पर कॉल की। सिक्योरिटी, प्लीज़ मेरे ऑफिस में आइए। यहाँ एक मेंटली अनस्टेबल लेडी बिना परमिशन घुस आई है, इससे बाहर ले जाइए। सिर्फ 30 सेकंड के अंदर 2 सिक्योरिटी गार्ड्स ऑफिस में आ गए। उन्होंने लिन मुलान को दोनों तरफ से पकड़ लिया। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। मैं वापस अपनी चेयर पर बैठ गया, फाइल खोली और बिना उसकी तरफ देखे सिर्फ इतना कहा, इस औरत को बाहर निकाल दो, और आज के बाद इससे मेरी कंपनी के अंदर दोबारा एंट्री मत देना। लिन मुलान की चीखें धीरे धीरे ऑफिस के बाहर चली गईं और उसी पल मुझे एहसास हुआ कि इस बार मैंने सिर्फ अपनी ज़िंदगी ही नहीं, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी वापस जीत लिया।